सुखी जीवन चैनल के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं वह विषय लेकर के आया हूँ जिसकी तैयारी तमाम छात्र लोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करते रहते हैं। कोई दिल्ली में तो कोई पटना में, कोई कोटा में, कोई अन्य जगहों में, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिल पाती है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आज जो मैं विषय आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये तमाम सारी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उन छात्रों की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित विषय, जैसे हिंदी सब्जेक्ट, आज भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न का समाधान मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। जो इसका उत्तर सही क्या होगा, जैसे आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं और उस विकल्प में ABCD करके रहता है और उसमें आपको टिक लगाना होता है जे इसका सही उत्तर कौन है, और एक ही उत्तर सही होता है। तो प्रश्नकर्ता इस तरह से पूछते हैं कि विद्यार्थी भ्रम में पड़ जाए। व्यक्ति भ्रम में पड़ जाते हैं ऐसे उत्तर को लिखने में, और वह समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या लिखूं। उदाहरण के लिए मैं एक प्रश्न आप लोगों के बीच रखता हूं। जैसे आपके परीक्षा में यह प्रश्न आए कि पद्मावती कथा नामक काव्य का रचयिता कौन है, तो आप विद्यार्थी क्या करते हैं, भूल से उसमें जैसी का नाम दे देंगे। प्रश्न को ठीक से समझते नहीं हैं कि प्रश्नकर्ता क्या कह रहे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो है पद्मावत की रचयिता है, न कि पद्मावत कथा की रचयिता है। पद्मावत कथा की रचयिता जो है दामो कवि है। तो इस तरह से क्रिटिकल प्रश्न पूछते हैं, ABCD 4, और उसमें से एक सही रहता है और उसी में आप टिक लगा उचित होगा। 1 नंबर का है तो 1 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर। कोई भी कंपटीशन जो उच्च स्तरीय कंपटीशन है, हिंदी में तैयारी करते हैं, कुछ प्रश्नों का आज उत्तर दे रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में आगे उत्तर दूंगा। तो सुखी जीवन चैनल यह है, और सुखी जीवन में सबका हक बराबर है। आप भी सुखी बनाने के लिए आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपको असफलता हाथ लगता, भूल करते हैं। हिंदी जो है, हिंदी को सहज मान लेते हैं, ये तो हमारी भाषा है और कुछ है और ये तो हमको आ ही जाएगा। इस विषय पर वह ध्यान ही नहीं देते। आपको लगता है कि हम जानते ही हैं, उसी में आपसे भूल हो जाती है। उसी में यदि 5 प्रश्न छूट गया आपका या 5 प्रश्न रॉन्ग हो गया तो आप 5 को माइनस हो जाता है। तो इस तरह के जो निगेटिव मार्क वाले जो रहता है, तो आप यदि सही जवाब देंगे तभी आपको सही मार्क्स मिलेंगे। यदि उसमें आपका 5 गो प्रश्न आपका गलत हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव मार्किंग, तो उसमें से आपका वाजिब जो मार्क है उसमें से भी आपका कट जाएगा। ऐसे जो नेट या अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऐसे विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए मैं आज सुखी जीवन चैनल के माध्यम से आपके प्रश्नों के का उत्तर दे रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे और आगे भी मैं इसका उत्तर और भी दूंगा। और प्रथम प्रश्न से मैं शुरू करता हूं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुणवादी कवि नहीं है?
अब उसमें नाम है कबीर, नानक, रैदास, रसखान। तो इसका उत्तर होगा रसखान। चाहे आप उसका नंबर जिसमें आपको दे, ए में रहे, बी में रहे, डी में रहे, सी में रहे, आप उसमें रसखान जो का नाम आएगा तो आप उसमें टिक लगा देंगे। पद्मावती के रचयिता, अब कौन है पद्मावती के रचयिता? अब उसमें नाम दे दिया आपको अमीर खुसरो, कुतुबन, जयसी, उस्मान। तो आप पद्मावत की रचयिता जयसी है उत्तर। उलटवासी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो अब उसमें नाम आया कबीर, नानक, रसखान या घनानंद या पलटू, कुछ ही का भी नाम दे सकता है। तो जो नाम आएगा उसमें उलटवासी कबीर, जिस नंबर में होगा कबीर का नाम आएगा उलटवासी में। काहेरी ललनी तू कुमलानी, यह पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की है? तो जिसका भी नाम हो, जैसे नाम दे दिया नानक, विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीर, तो ये कबीर की रचना है, कबीर को उत्तर देंगे। लहरतारा नामक तालाब का संबंध किस कवि के जन्म से है? इसका भी उत्तर कबीर ही होगा। चाहे आप उसमें परमानंद है, रैदास है, संत रामानंद है, कबीर है, तो कबीर का उत्तर होगा सही। पंक्ति भक्ति का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? अब भक्ति आंदोलन है, अब पूछे प्रश्न आ जाए गया कि भक्ति आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ, तो आप अब उसमें उत्तर आया है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चार तरफ। तो आप क्या उत्तर देंगे? आप देंगे दक्षिण, क्योंकि भक्ति दरवीर उपजे लायो रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सात दीप नौ खंड कहा। तो मतलब दक्षिण में भक्ति का उत्पत्ति हुई, तो दक्षिण उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न आया, जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किस आलोचक का है? अब उसमें नाम है जैसे रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। तो क्या उत्तर होगा? किसका नाम आप सही करेंगे? तो इसमें से रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, इसलिए उत्तर आएगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को सर्व प्रमुख आधार माना जाता है। जैसे प्रथम आधार, पहला आधार किसको माना जाता है? जैसे मान लिया चार उत्तर दिया ABCD करके, तो लिखा उस काल में प्राप्त ग्रंथों की संख्या, कवि की संख्या, या लिखा प्रवृत्ति विषय की मूल प्रेरणा स्रोत, लिखा कवियों की जीवनी। तो इसमें उत्तर आएगा कवियों की जीवनी, चाहे वह ABC जहाँ भी उद्धृत किया हो, तो आप कवियों की जीवनी में टिक लगाएंगे। प्रश्न आया, विदेशी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक गारसा दा तासी कहाँ के निवासी थे? यह प्रश्न आया, तो आप उत्तर देंगे फ्रांस। चाहे वह रूस, जर्मन, पुर्तगाल कहीं लिखा हो, तो उसमें आप फ्रांस उत्तर देंगे। भला हुआ जो मारिया बिरहीन मारग कंत, इस प्रसिद्ध पंक्ति का रचयिता कौन है? अब उसमें से यदि प्रश्न आया कि आपको सोम प्रभु सूरी, सरप्पा
या मेरु तुंग या हेमचंद, तो किसको आप टिक लगाएंगे? तो आप हेमचंद को टिक लगाएंगे, क्योंकि हेमचंद ही की यह पंक्ति है। अब प्रश्न आया कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो अब उसमें उर्दू है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, किस में आप कहेंगे? तो फ्रेंच में। सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच में लिखा गया। अब प्रश्न आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में भक्ति काल को कितने प्रकरण में विवेचना की है? तो आप चाहे वह 7 दे, 4 दे, 2 दे, है 6 दे, तो किस प्रकरण को लेंगे? तो उन्होंने 6 प्रकरणों में इसकी विवेचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो है इतिहास को 6 प्रकरणों में, तो जिसमें 6 लिखा रहेगा वही उत्तर सही होगा, उसी को आप टिक करेंगे। कोई और प्रश्न हो जाए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कौन सा विषय विवाद का केंद्र रहा है? अब कहा कि कौन सा विषय विवाद का केंद्र रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो इतिहास लिखे हैं उसमें, तो अब उसमें जैसे मान लिया जाए, आपसे उत्तर में दिया गया है, लोक संग्रह की कसौटी पर प्रधान होना, आदि काल का वीर गाथा काल नाम देना, आधुनिक काल के विवेचन में वैयक्तिक रुचि अरुचि का जागृत होना, हिंदी साहित्य डी में जैसे साहित्य रचना के स्वरूप में घटित परिवर्तन की व्याख्या का अपने में पूर्ण प्रतीत होना। तो इन प्रश्नों में से आप किसको चिन्हित करेंगे? तो आप करेंगे कि आदि काल को वीरगाथा काल नाम देना, क्योंकि यही काल है जो अनेक जो साहित्यकार है, इतिहासकार है, कोई इसको वीरगाथा काल कहा, कोई आदि काल कहा, कोई रासो काल कहा, तो इसलिए यही काल जो है विवादित रहा है ना। तो आप जिसमें ये रहेगा उस नंबर को आप टिक लगा दें। वह कौन सा भक्तिकालीन कवि था जिसके रस रत्न नामक ग्रंथ पर प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे कारागार से मुक्त कर दिया था? अब उसमें नाम आया जैसे पुहकर कवि, लालचंद, कादिर, मुबारक, तो आप कादिर का नाम उल्लेख करेंगे। जिस नंबर में कादिर का नाम लिखा रहेगा, क्योंकि कादिर को ही वो कारागार से जहांगीर ने मुक्त किया था। अब फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। किस रचना में जयसी के पद्मावत का पूरा अनुकरण किया गया है? अब देखिए इसमें नाम जैसे चित्रावली, इंद्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, तो इसमें आप उत्तर देंगे चित्रावली। चाहे वह ए में हो, बी में हो, जिसमें हो, चित्रावली में ही जयसी के जो है पद्मावत का अनुसरण किया गया है, इसलिए चित्रावली। कि काशी में हम प्रकट हुए रामानंद चिताए, यह पंक्ति किस कवि के जीवन से संबंधित है? पीपा, पलटू, कबीर, रैदास, किसका नाम देंगे? तो कबीर का नाम देंगे, क्योंकि कबीर साहब ने ही कहा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। कौन सा ग्रंथ वीर गाथा काल के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखिए प्रश्न को सुनिए। कौन सा ग्रंथ वीर गाथा काल के अंतर्गत
नहीं आता है। अब दे दिया विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, तो आप उत्तर देंगे कि विशलदेव रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी जो पद्धति है, अब उसकी सूफी जैसे निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी की कवि प्रथम कवि कबीर हुए और प्रेम मार्गी के कवि जैसी हुए। तो जो सूफी पद्धति जो रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है, सूफी पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ, ग्रंथ के संबंध में पूछ रहा है कि किस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। तो उसमें तमाम ग्रंथ है। अब जैसे अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, चित्रावली, इंद्रावती, चित्रावली, मधुमालती, तो किस ग्रंथों को आप कहेंगे? तो उत्तर होगा इंद्रावती, क्योंकि इंद्रावती ही अंतिम ग्रंथ सूफी पद्धति की है। अब प्रश्न आ जाए कि रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसी के किन ग्रंथों को संक्षिप्त रामायण माना गया है? तो उत्तर आएगा बरबय रामायण। और उसमें जैसे नाम दे दिया रामलला लहसु, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, अब बरबय रामायण। तो किसको आपने बरबय रामायण को माना है कि वह संक्षिप्त रामायण है। कबीर द्वारा वर्णित बेगमपुरा का अर्थ क्या है? तो जैसे प्रश्न है, उत्तर में दे दिया एक ऐसा अध्यात्म नगर जहां बेगम आत्मा का राज्य हो। दूसरा में दिया ऐसा आध्यात्मिक नगर जहां कोई गम बेगम न हो, सभी सुखी हो, चारों तरफ शांति हो। सी में आ गया कि एक ऐसा लोक जहां पहुंचना कठिन, बेगम आराम गम्य हो। चौथा में आ गया एक ऐसा कल्पित शहर जहां रानियां बेगमों की रासलीला चलती हो। अब किसको आप चिन्हित करेंगे? तो आप चिन्हित करेंगे कि ऐसा आध्यात्मिक नगर जहां कोई गम और बेगम, रानियों को जो उसकी पत्नियां है, पत्नी को भी बेगम कहता है। लेकिन यहाँ कबीर साहब की पंक्ति है, तो कबीर साहब ने बेगम कहा, तो बेगम का अर्थ बेगम नहीं होगा। बे मन नहीं, गम मन चिंता, शोक, दुख, तो यह अर्थ आएगा। तो इसलिए स्पष्ट होगा, यह अर्थ होगा यहाँ पर कि बेगम का अर्थ गम न होना, बेगम, गम रहित, बेगम गम ना हो, सभी सुखी हो, चारों तरफ शांति हो, ये उत्तर होगा। तो जिसमें नंबर में यह हो उसको आप टिक लगाएंगे। कि जैसी कृत पद्मावत की पद्धति का आधार उसका नागमती विरह वर्णन का सफल चित्रण है, या विरह वर्णन का कितने खंड में चित्रित हुआ है। नागमती का विरह वर्णन किया है, तो उसको वह कितने खंड में वर्णन किया गया है, ये पूछ रहा है। तो अब उसमें 5 हो, 1 हो, 8 हो, 7 हो, तो आप क्या कहेंगे? इसमें 5 उत्तर लिखा हो उसको आप सही मानेंगे, उसी का उत्तर देंगे। पद्मावत कथा नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? मंझन है, जयसी है, कुतुबन है, दामो कवि है, कौन है? तो आप दामो कवि कहेंगे। इसमें भ्रम नहीं पड़ जाएंगे कि पद्मावत कथा है, तो पद्मावत कथा और पद्मावती दोनों में अंतर है। पद्मावत
को जयसी ने लिखा है और पद्मावत कथा को दामू कवि ने लिखा है। तो इस तरह से आप उत्तर देंगे। बस आज इतना ही। सुखी जीवन चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप इसको देखते रहें। आज विद्यार्थी से संबंधित मैंने उसकी समस्याओं का समाधान किया हूँ, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह नेट का करें, जीआरएफ के करें, या कोई ऐसे कंपटीशन जो उच्च स्तरीय कंपटीशन है उसकी तैयारी करें, तो उसमें जो हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं उस पर मैंने आज आपके संबंध में आपके सामने चर्चा किया। आप क्रमशः आप सुखी जीवन को देखते रहें, चैनल को सुनते रहें, और जो प्रश्न है यदि आपके पास हो कि इससे संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर दें हमें, तो मैं वह भी देने के लिए तैयार हूँ। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, फ़ोन से भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, और फ़ोन से भी पूछेंगे तो उससे भी उसका भी मैं जवाब दूंगा। हिंदी से मैंने शोध किया हूँ, पीएचडी किया हूँ, इसलिए आप हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 77 82 00 18 23। फिर से सुन लीजिए, मेरा नंबर है 77 82 00 18 23। लाइक करें, शेयर करें, नए सब्सक्राइब भी करें, तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।